हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 19 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 17 और 18 में हमने देखा कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया था? हमने देखा था कि जीडीपी क्या होता है, हमने देखा था जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और हमने एनएफआईए भी देखा था, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, राइट, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। और जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और लेक्चर नंबर 18 को मैंने एंड किया था कि अभी जो भी ये जीडीपी जीएनपी हम कैलकुलेट करते हैं, हम ये मार्केट प्राइस पे करते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किसी कंपनी के लिए मार्केट प्राइस क्या होता है, और जो हम जीडीपी में मार्केट प्राइस यूज करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, वो मार्केट प्राइस किसी कंपनी के मार्केट प्राइस से डिफरेंट कैसे होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट को हम देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है। तो ये सारा डिफरेंस हम देखेंगे। फिर हम रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी देखेंगे, ठीक है, और फिर हम कुछ एनालिसिस देखेंगे व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी है। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये लेक्चर कितना लंबा होगा। ओके, सो अभी देखते हैं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जो फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम के बराबर होता है और यही वैल्यू एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू एडिशन होता है और वो वैल्यू एडिशन फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़, फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर। अब आप देखिए कि और भी बहुत सारे तरह के इनकम होते हैं जो कि वैल्यू एडिशन या फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके, और भी बहुत सारे इनकम हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के, जो फैक्टर इनकम या वैल्यू एडिशन का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, या फैक्टर इनकम या वैल्यू एडिशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन गोल्ड, ओके, गोल्ड या डायमंड या किसी भी चीज़ की ज्वेलरी खरीद के वो रख लेता है, और अगर गोल्ड या अगर किसी प्रीसियस मेटल की प्राइस बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ने से जो उसको उस गोल्ड को बेचकर मुनाफा होगा वो कैपिटल गेन कहलाता है, और कैपिटल गेन फैक्टर इनकम नहीं होता है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकम जो होता है जो एक्चुअल इनकम होता है इकोनॉमी में, जिसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं, जो कि प्रोडक्शन से आता है, ये सिर्फ इसी फॉर्म में हो सकते हैं, रेंट या फिर आप कह सकते हैं रॉयल्टी। अगर आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, अगर आप उसको रेंट करते हैं तो आपको रेंट मिलेगा। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उस पर जो इनकम होती है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। और जो दूसरा फैक्टर इनकम हो सकता है वो है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी। और तीसरी तरह की, ठीक है, यानी कि जो भी लेबर होता है उसको वेज या सैलरी, और जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसको जो इनकम होती है वो होती है इंटरेस्ट। और कैपिटल प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज आपको फैक्ट्री लगानी होती है, मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदना होता है। और जो ओनर्स होते हैं या जो फाउंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो अपने सर्विस या अपने एफर्ट या अपने मैनेजरियल या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए जो इनकम मिलती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है।
और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो मान लीजिए अगर अपने लैंड पे प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको उस लैंड, अगर वो व्यक्ति वहाँ पे खुद प्रोडक्शन करने के बजाय रेंट करता है तो उसे रेंट मिलता है, लेकिन वो खुद प्रोडक्शन कर रहा है तो वो खुद को ही रेंट दे सकता है, ठीक है, उसको इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। यानी अगर अपने ही लैंड या किसी अपनी हाउस में, अपने लैंड पे ही कोई प्रोडक्शन करते हैं, अपने खुद के हाउस में रहते हैं, तो उसे इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं, ठीक है। वो चूँकि खुद ही काम कर रहा है तो वो खुद को वेज सैलरी दे सकता है, ठीक है। अगर वो अपना पैसा लगा रहा है तो उस पर अपना इंटरेस्ट रख सकता है, और जो कुछ उसके उन सारे सर्विसेज, वो सारे एफर्ट से जो उसको प्रॉफिट फाइनली होगा वो भी उसी का इनकम। यानी एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति को इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है, इम्प्यूटेड वेज या सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब कुछ मिलता है। और अगर हम इन सबको जोड़ दें, ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है, मिक्स्ड इनकम। तो आप समझ गए कि इनकम, किसी भी इकॉनमी में जो इनकम है बस वो यही हो सकता है। यानी अगर किसी इकॉनमी में प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन हमेशा फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, और फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनसे ही एसोसिएटेड होता है। जो रॉ मटेरियल होता है हम उसको नॉन फैक्टर इनपुट कहते हैं, ठीक है, हम उसे काउंट नहीं करते हैं। तो इनकम या तो रेंट रॉयल्टी हो सकती है, वेज सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या मिक्स्ड इनकम। और कैपिटल गेन भी देखिए, किसी व्यक्ति के लिए प्रॉफिट है लेकिन ये कैपिटल गेन किसी प्रोडक्शन से नहीं आया है। उस व्यक्ति ने ज्वेलरी खरीदा, उसे रखा, जब उसकी प्राइस बढ़ गई तो जो क्वांटिटी थी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, जो उसे अमाउंट मिला, जो फ़ायदा हुआ वो कैपिटल गेन है। यानी उस व्यक्ति ने इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन नहीं किया, ऑल दो बिकॉज प्राइसेस बढ़ने से जो उसे मुनाफा हुआ वो कैपिटल गेन। उसी तरह से मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई लैंड का प्लॉट खरीदता है और अगर वो उस प्लॉट पे किसी तरह का प्रोडक्शन करता है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे कोई फैक्ट्री या किसी भी तरह का, तो वो प्रोडक्शन से जो इनकम होगी वो तो वैल्यू एडिशन या फैक्टर इनकम का पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लैंड खरीद के उसको छोड़ देता है और फिर उसमें कुछ भी नहीं करता और 5 साल बाद उसको हायर प्राइस पे बेचता है, तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो फैक्टर इनकम नहीं कहलाएगा, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई इनकम या मुनाफा होता है बिना किसी प्रोडक्शन के, ठीक है, बस उस चीज़ की प्राइस बढ़ने की वजह से, और प्राइसेस हमेशा डिमांड की वजह से बढ़ती हैं, तो बिना प्रोडक्शन के अगर कोई मुनाफा कमा रहा है तो वो कैपिटल गेन है, ठीक है। और अदरवाइज जो भी फैक्टर इनकम होते हैं वो यही होते हैं। और देखिए जो मिडिल मैन होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए जो ब्रोकर्स होते हैं, तो अगर कोई मिडिल मैन या ब्रोकर, ठीक है, बेसिकली द ब्रोकर, अगर किसी कमोडिटी के सेल को फैसिलिटेट करता है, अगर कोई कमोडिटी है, ठीक है, किसी भी तरह की कमोडिटी, अगर उसके सेल में अगर कोई असिस्टेंस या हेल्प या सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके सर्विस के लिए होने वाला इनकम जो है वो ब्रोकरेज, वो इनकम का पार्ट होगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति फैसिलिटेशन नहीं कर रहा है किसी भी तरह का, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो मिडिल मैन होता है वो क्या करता है, जो सेलर होता है और जो बायर होता है इनको मिलाने का काम करता है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी मिडिल मैन या ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर द सेल्स, तो वो जो चार्जेस करते हैं वो उनका सर्विस चार्ज है, वो भी इनकम का पार्ट होगा, राइट। अदरवाइज, ठीक है, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन है सर्विसेज का। अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पे फिर किस चीज़ की प्रोडक्शन हुई, तो वो प्रोडक्शन है सर्विस का। वो व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइड किया उस सर्विस के लिए जो भी उसे मतलब कमीशन मिल रहा है, आप उसकी सैलरी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने देखी। अब ये सब तो मैंने आपको मोटी माटी बातें बताई, ठीक है, ये जस्ट बिकॉज कि
आपको ये पता रहे कि फैक्टर इनकम और कैपिटल गेन इनमें फ़र्क क्या होता है, और किसी भी इकॉनमी में फैक्टर इनकम सिर्फ इतने ही प्रकार के हो सकते हैं, रेंट, रॉयल्टी, वेज या सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति का मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। अब हमारे इस लेक्चर का जो मेन एजेंडा है वो ये समझना है कि मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये क्या होता है, किसी कंपनी के लिए मार्केट प्राइस क्या होता है, या किसी कंपनी के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ऑलराइट, सो देखिए, वो समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ कि जब भी हम जीडीपी, आप एक नोट रख लीजिए, ठीक है, जस्ट टू टेक अ नोट, कि जो भी हम जीडीपी या जीएनपी, ठीक है, जीडीपी या जीएनपी, ये जो हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं ना, ये इस मार्केट प्राइस में जो इंक्लूडेड होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मैं रिपीट कर देता हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो ये बराबर होता है जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ओके, तो जब भी, तो इस मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो इस मार्केट प्राइस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडेड नहीं है, यानी जो भी नॉन फैक्टर इनपुट है, ठीक है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट इस मार्केट प्राइस में नहीं होती है। ये मार्केट प्राइस कौन सी है, ये वो मार्केट प्राइस है जिस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी के लिए मार्केट प्राइस होता है उसमें वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और ये सारे ही टर्म्स हम वन बाय वन समझ लेंगे। ओके, ये सारे ही इजी हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो सबसे पहले हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, लेट्स सपोज देयर इज ए कंपनी ए, और ये कंपनी क्या करती है कि ब्रेड बनाती है। ओके, ये कंपनी ब्रेड बनाती है। तो देखिए, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस कंपनी के एक पैकेट ब्रेड की मार्केट प्राइस कैसे बनती है, या जो कंपनी ए है ये अगर अपना ब्रेड बेचना चाहे तो अपने एक पैकेट ब्रेड की ये प्राइस कैसे तय करते हैं। तो सबसे पहले ये अपना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बेसिकली रॉ मटेरियल में जो भी इन्होंने व्हीट, फ्लोर, बटर और जो भी सॉल्ट, मतलब जो भी ब्रेड बनने में जो चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, तो ये अपना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। दूसरी बात, उस फैक्ट्री में देखिए, वो फैक्ट्री किसी लैंड पे लगी होगी, उस फैक्ट्री में कुछ लेबर्स होंगे, वो फैक्ट्री किसी बैंक से कैपिटल लोन लेके लगा होगा, और उस फैक्ट्री को कुछ ओनर्स होंगे, ठीक है, जो मैनेजरियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ दें तो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कुछ फैक्टर कॉस्ट भी होगा। तीसरी बात, देखिए, जब भी प्रोडक्शन होता है, जब भी वैल्यू एडिशन होता है ना, तो प्रोडक्शन से जो वैल्यू एडिशन होती है, जिसको मैंने बोला था फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन, ये वैल्यू एडिशन हमेशा ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। क्यों ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है? बिकॉज जब प्रोडक्शन हो रहा था तो वो मशीन्स और इक्विपमेंट के ही थ्रू हो रहा था, और जब भी मशीन और इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन करते हैं तो उनका वियर एंड टियर होता है, और हमने पढ़ा था कि वियर एंड टियर और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी तो कंपनी आपसे चार्ज करेगी, जस्ट बिकॉज कि उसके जो फिक्स कैपिटल हैं वो वियर टियर कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट आनी है, तो वो अपना डेप्रिसिएशन भी आपसे चार्ज करेगा, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगा। प्लस गवर्नमेंट जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी जीएसटी के अंदर जो भी इनडायरेक्ट टैक्स उस ब्रेड पे लगेगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है।
और यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बराबर ही होगा, बिकॉज अगर उस कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है तो अगर सब्सिडी 0 हो गई तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बराबर होगा। अब इनकी वैल्यूज लेते हैं। से फॉर एग्जांपल कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, मान लीजिए ये कंपनी को कुछ आ रहा है 10 रुपये, और जो फैक्टर कॉस्ट आ रही है कंपनी को ये कुछ आ रही है 15 रुपये। डेप्रिसिएशन मान लेते हैं एक पैकेट ब्रेड बनाने पे 1 रुपये का आ रहा है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं वो 3 रुपये लग रहा है। तो देखिए इस कंपनी के लिए, ये जो कंपनी ए है, इस कंपनी के लिए एक ब्रेड के पैकेट की जो मार्केट प्राइस होगी ना, वो इन चारों का सम होगा। तो इनका सम क्या होगा? 10 + 15 25, 3 28 29, राइट। सो ये जो 29 रुपीज़ आया ना, ये कंपनी के लिए मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये कंपनी के लिए मार्केट प्राइस है, लेकिन ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। ऑल राइट, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और एनालिसिस को देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कंपनी के लिए मार्केट प्राइस है, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। हम एमआरपी को बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। ओके, इसमें ओके, फैक्टर कॉस्ट में हमने प्रॉफिट ऐड कर लिया था। ऑल राइट, तो ये तो कंपनी के लिए मार्केट प्राइस होगा, ओके, पर ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, बिकॉज ये ब्रेड का पैकेट पहले होलसेलर के पास जाएगा, तो होलसेलर अपना कुछ मार्जिन लेगा, फिर होलसेलर जब उसे रिटेलर को बेचेगा, यानी किसी छोटे शॉपकीपर को, तो मतलब कंज्यूमर तक आते आते वो कम से कम 2 से 3 बार बिकेगा। तो सबको मार्जिन मिलना चाहिए, तो वो मार्जिन भी यहीं ऐड होना चाहिए। तो जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मान लीजिए वो सारा ही मार्जिन कुछ मान लेते हैं कि 5 रुपए का है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा होगा ब्रेड के पैकेट पे वो होगा 34 रुपीज़, ठीक है। बिकॉज इसमें मान लीजिए 2 रुपये होलसेलर का है, फिर 2 रुपये किसी रिटेलर का है, और उससे नीचे वाले का 1 रुपये है, ठीक है। तो हमने 5 रुपये जो सप्लाई चेन है, जो सेल है, सेल्स के टाइम पे हमने अलग अलग एंटिटीज़ के मार्जिन देख लिए। तो कंपनी के लिए मार्केट प्राइस 29 रुपीज़ था, और अगर आपको लग रहा हो कि ओनर्स का प्रॉफिट कहाँ है, तो प्रॉफिट फैक्टर कॉस्ट के अंदर है, और जो एमआरपी बनेगी वो 34, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो ब्रेड पे लिखा होगा 34 रुपये। अब समझने वाली बात यह है कि ये तो कंपनी के लिए मार्केट प्राइस हो गई, और ये तो कंज्यूमर के लिए मार्केट प्राइस पड़ेगा। बिकॉज देखिए, कंपनी ने तो 29 रुपीज़ में बेच दिया, किसको? होलसेलर को। 29 रुपीज़ में कंपनी किसको बेचेगी? होलसेलर को। होलसेलर इसे बेचेगा 31 रुपीज़ में रिटेलर को, यानी 2 रुपये अपना रखेगा। रिटेलर अपने से नीचे वाले रिटेलर को बेचेगा 33 में, यानी अपना 2 रुपये प्रॉफिट, और आखिरी शॉपकीपर कंज्यूमर को बेचेगा 34 रुपीज़ में, यानी 1 रुपये कमाएगा, ठीक है। आप समझ गए? तो ये कंपनी के लिए मार्केट प्राइस हो गई, और ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। लेकिन जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उस जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हमने देखा था मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए, हमें जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब हमारी जीडीपी जिस मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, उस मार्केट प्राइस में सिर्फ ये और ये कंपोनेंट होता है। यानी कंपनी के लिए मार्केट प्राइस अलग होती है, ठीक है, लेकिन जीडीपी कैलकुलेट करते समय जो हम मार्केट प्राइस लेते हैं वो लेते हैं जिसमें सिर्फ फैक्टर कॉस्ट या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं। यानी जीडीपी मार्केट प्राइस में हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेते हैं, राइट। अब आप देखिए, अब आपको मैंने एक बात और समझाया था कि जब भी प्रोडक्शन होता है तो वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ओके, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, अगर, और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है ये मार्केट प्राइस पे होता है। अगर आपको नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो अगर आपको ग्रॉस से नेट जाना है तो आपको क्या करना होगा?
डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक ब्रेड के पैकेट की ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस बताऊं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखिए मैं ये सारा एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि इन एनालिसिस से ऐसे जब हम एग्जांपल्स न्यूमेरिक वैल्यू से इसको समझेंगे तो ये क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस क्या होगा, वैल्यू एडिशन किससे होता है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जोड़ना होगा, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हो जाएगा, 15 + 3 18 रुपीज़ हो जाएगा। ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। हमें डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना होगा, 1 रुपये का, तो जो आएगा फाइनली 17 रुपीज़। ये क्या होगा, हमारा नेट वैल्यू एडिशन होगा, नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ओके, तो अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वाले लेक्चर में, तो आप समझ गए कि कंपनी के लिए जो मार्केट प्राइस होती है उसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी होता है, पर जो जीडीपी, जिस मार्केट प्राइस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं उसमें सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होता है। लेकिन जो कंज्यूमर के लिए मार्केट प्राइस पड़ता है वो एमआरपी पड़ता है, और एमआरपी कंपनी के मार्केट प्राइस से अलग होती है। यानी ये तीनों, कंपनी की मार्केट प्राइस अलग है, जीडीपी की मार्केट प्राइस अलग है, और कंज्यूमर को जो मार्केट प्राइस पड़ रही है वो अलग है। ऑलराइट, अच्छा अब एक बात और हम समझते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था लेक्चर नंबर 17 में कि देखिए जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में फैक्टर कॉस्ट लगता है, फैक्टर कॉस्ट ही फैक्टर इनकम होता है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, और फैक्टर इनकम के बराबर ही वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू एडिशन होता है उसे सिर्फ फैक्टर इनपुट से कर सकते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो वैल्यू एडिशन होता है ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। और अगर हम इस ग्रॉस वैल्यू एडिशन को एस्टिमेट करें, अगर हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालें, एस्टिमेशन करें, ठीक है, तो जो भी फैक्टर कॉस्ट आई है या फैक्टर इनकम जो भी है तो इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, तो जो भी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू है प्लस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। और जब उससे डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो ये नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है ये समेशन होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस का, ठीक है। यानी अगर हमने किसी एक कंपनी का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल लिया, ऐसे ही इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, अगर हम सबके जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस है उनको ऐड कर दे तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको समझा दिया कि जीडीपी जिस मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है उसमें सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ऑलराइट, इतनी चीज़ें हमने देखी। अब हम ये एनालिसिस देखते हैं कि जो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं वो किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। ऑलराइट, और उससे फिर हम ये एनालिसिस देखेंगे कि फिर नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। सो लेट्स मूव अहेड। अब देखिए अगर मैं बात करूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो आप देखिए ये दो चीज़ों से अफेक्टेड होता है। पहली चीज़ तो होती है मार्केट प्राइस में क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और दूसरी चीज़ इसको अफेक्ट करती है इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि देखिए जो भी मार्केट प्राइस है, मान लीजिए मतलब हर साल इन्फ्लेशन होता है, राइट। यूजुअली इन्फ्लेशन इज समवेयर बिटवीन, यूजुअली इट इज़ अराउंड, जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है इट इज़ अराउंड 6-7%, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आप अगर करंट मार्केट प्राइस लेंगे, ठीक है, और
किसी भी कमोडिटी की 2 साल पहले की जो आप मार्केट प्राइस लेंगे, उन दोनों मार्केट प्राइस में फ़र्क होता है। तो वो जो फ़र्क बनता है वो इन्फ्लेशन की वजह से बनता है। ऑल राइट। और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हैं ही, ठीक है। और यानी कि जब भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस और इन्फ्लेशन इन दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। वेयर एज जब भी हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये सिर्फ इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप समझिए कि जो फैक्टर कॉस्ट है ये भी तो समय के साथ महंगा होता है। फैक्टर कॉस्ट पे भी तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बिकॉज आप ऐसे समझिए कि जो भी लैंड की रेंट है वो समय के साथ अगर बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन का ही तो इम्पैक्ट है। या फिर आप समझ लीजिए कि वेजेज एंड सैलरी अगर टाइम के साथ बढ़ रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन का ही तो इम्पैक्ट है। तो अगर आपका फैक्टर कॉस्ट समय के साथ बढ़ रहा है, आपका फैक्टर कॉस्ट जो 2 साल पहले था आज की डेट में अगर उससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा जीडीपी, अब देखिए जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है इट गिव्स बेटर पिक्चर देन जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बिकॉज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारी एक्चुअल वैल्यू एडिशन बताती है। यानी जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का अगर हम एक्चुअल वैल्यू एडिशन मेजर करें, या अगर हम एक्चुअल प्रोडक्शन मेजर करें तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है। वेयर है जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है वो हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन को नहीं दिखाता है, या एक्चुअल प्रोडक्शन में हुई जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसे नहीं दिखाता है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे हम 2 साल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ईयर लेते हैं, मान लीजिए हम ईयर ले लेते हैं 2021, ठीक है, और 2022, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। मान लीजिए 2021 में टोटल प्रोडक्शन हुआ था, टोटल प्रोडक्शन मतलब क्यू, टोटल प्रोडक्शन क्यू ये 100 यूनिट का हुआ था। और अगर हम बात कर ले 2022 में तो मान लेते हैं कि सेम प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, दोनों ही साल में सेम प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस प्रोडक्शन में जो वैल्यू एडिशन हुई, ये वैल्यू एडिशन किसके होगा, फैक्टर कॉस्ट के बराबर। मान लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट था 2021 में 10 रुपये, फैक्टर कॉस्ट की जो वैल्यू थी वो 10 थी, या फैक्टर कॉस्ट की जो वैल्यू या प्राइस जो भी कह ले 10 थी, और 2022 में फैक्टर कॉस्ट 10 था। और अगर हम बात कर ले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है, तो 2021 में अगर मान लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 2 रुपये थे और 2022 में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लीजिए हो गए 3 रुपये, तो फिर हम यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी 12 रुपये मार्केट प्राइस आएगी, और यहाँ मार्केट प्राइस आएगी 13 रुपये, ठीक है। अब हम 2 चीज़ें निकाल लेते हैं, एक तो है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस और दूसरा हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं जीडीपी एट पहले फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो 2021 या 2022 दोनों ही साल में फैक्टर कॉस्ट तो सेम है 10 रुपीज़। तो प्राइस इंटू क्यू, अगर फैक्टर कॉस्ट को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी मान लीजिए कुछ ₹1000 आएगा। वेयर एज अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करें तो इसमें भी फिर 2 साल हो जाएंगे, 2021 के लिए और ये 2022 के लिए। 2021 में देखिए मार्केट प्राइस 12 है, तो जीडीपी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1200 रुपये, ठीक है। और 2022 में जीडीपी कितनी हो जाएगी,
1300 रुपये। तो आपने देखा कि 2021 हो या 2022 हो, दोनों ही साल जो क्वांटिटी प्रोड्यूस यानी जो प्रोडक्शन हुआ है वो 100 यूनिट्स का है, ठीक है। लेकिन जो जीडीपी है, जो जीडीपी अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करें तो देखिए 2021 की जीडीपी 1200 आ रही है, 2022 की जीडीपी 1300। यानी कि देखिए जो भी इस प्रोडक्शन में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। तो अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते तो 1000 रुपये आता। यानी अगर हम एक्चुअली देखें अगर मान लीजिए एक यूनिट के प्रोडक्शन में, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हमने 100 यूनिट्स बनाया है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में अगर वैल्यू एडिशन या फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये की आई है तो हमारी जीडीपी 1000 होगी। और ये जो है ये हमारा एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है। दिस शोज द एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन है, एक्चुअल प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन। अगर मैं बोलूँ कि इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ या टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ तो वो ये है। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस देखें तो बिकॉज ऑफ दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से प्रोडक्शन सेम है लेकिन जीडीपी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि जब भी हम मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं तो वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस से इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ती हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए एक साल से दूसरे साल में प्रोडक्शन कम बढ़ा है लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा बढ़े हैं तो मार्केट प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जीडीपी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि जो फैक्टर कॉस्ट हैं ये भी इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब एक बात यहाँ पे और समझिए आप, एक बात ऐसे समझिए आप कि, ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं कि 2021 में हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और सेम 2022 में भी हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। लेकिन 2021 में जो हमारा वैल्यू एडिशन था, एक यूनिट पे जो वैल्यू एडिशन या जो फैक्टर कॉस्ट आई, ठीक है, आप फैक्टर कॉस्ट के पर्सपेक्टिव समझे, एक यूनिट पे जो फैक्टर कॉस्ट आई वो 10 रुपये है और यहाँ भी 10 रुपये है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि जो फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट नहीं दिखाया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं ये जो फैक्टर कॉस्ट 2021-22 के लिए तो मैंने सेम रखा, इसका मतलब है कि मैंने मान लिया कि इन्फ्लेशन 0 है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2018 के लिए फैक्टर कॉस्ट लूँ, 2018 के लिए अगर मैं फैक्टर कॉस्ट लूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि फैक्टर कॉस्ट 8 रुपये था, ठीक है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट 8 रुपये था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये जो जीडीपी है, ठीक है, दिस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज लोअर देन दिस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगा। यानी कि अगर आप ये पूछें कि जो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, वो यहाँ पे 800 रुपये है, एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन। ये जो आपको 200 का डिफरेंस दिख रहा है ना, ये बस इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया है कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ता है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ता है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फैक्टर कॉस्ट ही बढ़ जाएगा, जब फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो, अब ऊपर आ जाते हैं, सॉरी, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन्फ्लेशन से तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो फैक्टर कॉस्ट पे पड़ रहा है और फैक्टर कॉस्ट तो मार्केट प्राइस में भी है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन दोनों से और ये सिर्फ इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है।
तो अगर हमें इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये करना होगा कि हमें कोई बेस ईयर चुनना होगा, ठीक है। यानी अगर हम अपनी जीडीपी को किसी बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करें तो हमें अपने प्रोडक्शन की, हमें अपना एक्चुअल प्रोडक्शन पता चलेगा, या हमें अपने प्रोडक्शन का एक्चुअल वर्थ पता चलेगा, जिसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो अब यहाँ से नया टर्म आता है रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। यहाँ से आता है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब इसको समझते हैं। देखिए, हम अपनी जीडीपी को किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा मार्केट प्राइस है ना, ये मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए अगर हम करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर, या फिर हम इसको कह ले ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन, ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी वो साल जिस साल, मतलब करंट ईयर यानी वर्तमान साल, या ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जिस साल में वो कमोडिटी बिची है, मतलब जिस ईयर में उस कमोडिटी की सेल हुई है। तो करंट ईयर या फिर जिस साल में वो कमोडिटी बिका है तो वो करंट ईयर हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर मैं 2023 के रेफरेंस में बात करूं, अगर मैं 2023 के रेफरेंस में बात करूं तो 2023 में अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी की जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, मान लीजिए किसी कमोडिटी की जो मार्केट प्राइस है वो है 10 रुपीज़, ठीक है। ओके, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी कमोडिटी की प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। और मान लेते हैं कि सेम कमोडिटी की अगर हम किसी पास्ट ईयर के लिए लें और उस पास्ट ईयर को हम बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। तो बेस ईयर एक ऐसा साल होता है, ठीक है। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है। इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस साल में जो भी कमोडिटी है, ठीक है, जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस नॉर्मल होनी चाहिए, यानी इन्फ्लेशन कम से कम हो या इन्फ्लेशन नॉर्मल हो। साथ ही साथ तो ये रिसेंट ईयर होना चाहिए, नॉर्मल इन्फ्लेशन होना चाहिए, ओके। साथ ही साथ इस ईयर में डेटा अवेलेबल होना चाहिए। डेटा किस बात का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस की डेटा, ठीक है। तो हमें जो भी कमोडिटी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस, उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए। उस साल में इन्फ्लेशन नॉर्मल होना चाहिए और वो रिसेंट होना चाहिए। तो यहाँ जो हम बेस ईयर लेते हैं वो है 2011-2012, ओके। अब हम 2011-12 को ही बेस ईयर क्यों लेते हैं, तो देखिए इसके पीछे भी रीज़न है। अगर मैं इंडिया में, ओके, मैं थोड़ा डेविएट होता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन, ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या प्रोफाइल रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन, ओके, इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या प्रोफाइल रहा है। और ये सारा मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेट है। 2009 में जो इंडिया में इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 11% थी, ठीक है। अगर मैं 2010 की बात करूं तो इन्फ्लेशन थी तकरीबन 12%, ठीक है। और अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में इन्फ्लेशन थी 8%, ओके। और अगर मैं 2012 की बात करूं तो इन्फ्लेशन थी 7.6%, और 2013 में इन्फ्लेशन थी 11%। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है 2009 में भी बहुत ज़्यादा है, 2010 में भी। तो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे है 2011-12 में, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7.5%। इसीलिए ये इसको हम बेस ईयर लेते हैं, बिकॉज 2011-12 में इन्फ्लेशन वाज अराउंड 7.5%, और ये अपने से आगे पीछे वाले सालों से सबसे कम इन्फ्लेशन है, ठीक है। और इस साल के लिए NSSO के पास डेटा भी अवेलेबल है, ठीक है।
हमारे पास CPI बेस्ड इनकम तो हम हर महीने के लिए मेज़र करते हैं, राइट, और वो तो डेटा होता ही है। तो इस 2011-12 में हमें जो भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डेटा अवेलेबल है, और ये रिसेंट है, और इस ईयर में इन्फ्लेशन नॉर्मल है। तो मान लेते हैं कि बेस ईयर में जो जिस भी कमोडिटी के लिए हम यहाँ GDP निकाल रहे हैं, ठीक है, बेस ईयर या 2011-12 में उस कमोडिटी की प्राइस मान लेते हैं कि थी 6 रुपये, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इस प्राइस पे GDP को निकालूंगा, यानी कि अगर किसी कमोडिटी की 2023 में अगर मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ है, और अगर इस मार्केट प्राइस पे मैं उस कमोडिटी का GDP में कंट्रीब्यूशन या उस कमोडिटी के लिए GDP एट मार्केट प्राइस निकालूंगा, तो हम इसे ही नॉमिनल GDP कहते हैं। और अगर मैं उस कमोडिटी के लिए GDP इस मार्केट प्राइस पे, यहाँ अगर मार्केट प्राइस 6 रुपये पे निकालूं, तो ये हम इसे रियल GDP कहेंगे। अब रियल GDP या नॉमिनल, देखिए रियल और नॉमिनल में जो फ़र्क है, देखिए क्वांटिटी तो सेम ही प्रोड्यूस हुआ होगा। मान लीजिए क्वांटिटी कितना था, मान लेते हैं क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, तो जो नॉमिनल GDP आएगी ना वो कितना आएगी, 1000, ठीक है, और जो रियल GDP आएगी वो कितनी आएगी, 600, ठीक है। यानी कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है 100 यूनिट, इस 100 यूनिट जो प्रोडक्शन हुआ है, जो इसकी एक्चुअल वर्थ है, एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन वो 600 रुपये है, और यहाँ पर 1000 रुपये क्यों है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऑल राइट, हमारा फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है, इसीलिए जो भी करंट ईयर होता है या करंट ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन, या अगर हम करंट ईयर की बात करें तो वहाँ पे हमारी GDP इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा आती है, उसको हम नॉमिनल GDP कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई बेस ईयर चुने जो रीसेंट हो, जिस साल इन्फ्लेशन नॉर्मल हो, अगर उस साल में जो भी प्राइस है उन प्राइसेस पे अगर हम GDP को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ माइंड करिएगा कि मैं एक कमोडिटी की एग्जांपल ले रहा हूँ और उसकी एक कमोडिटी के मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सारे ही कमोडिटी के मार्केट प्राइस बेस ईयर में पता होते हैं, और सारे कमोडिटी के मार्केट प्राइस को उनके टोटल यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली फिर आपको ओवरऑल GDP मिलेगी। तो यहाँ मैंने एक क्वांटिटी और उनके मार्केट प्राइस की बात की, करंट ईयर और बेस ईयर, ठीक है। तो इस GDP में ये जो GDP बढ़ी हुई आई है यहाँ पे, ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो जब भी GDP पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है तो हम उसे नॉमिनल GDP कहते हैं, और GDP जब भी हम किसी बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे रियल GDP कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, जो उसकी एक्चुअल वर्थ है वो 600 रुपये है। ये जो 1000 रुपये वर्थ दिख रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, ओके। तो ये तो हो गया आपका व्हाट, रियल GDP वर्सेस नॉमिनल GDP, ओके। और इसमें फिर क्या मिस हो रहा है, ओके। और एक एनालिसिस और देखते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं कि ओके GDP ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसको आज के टॉपिक पे करें या रहने दें, ओके, उसको अगले टॉपिक में करते हैं, ठीक है, उसको अगले लेक्चर में करते हैं। आई थिंक लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो एक बार बिगनिंग से देखते हैं कि आज हमने किया क्या क्या है। तो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया था GDP, GNP, डेप्रिसिएशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, वो आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने इतना डिटेल में और इतना क्रिस्प एंड क्लियर पढ़ाया है कि अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 18 देख ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बच सकता है NFIO को लेके। फिर मैंने बताया कि फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम के बराबर होता है, जो कि वैल्यू एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी भी इकॉनमी में जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी रॉ मटेरियल पे चेंज होती है ना, उसी चेंज को
या जो रॉ मटेरियल है उसकी जो वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, द चेंज ऑन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, उसी चेंज को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। यानी प्रोडक्शन हमेशा रॉ मटेरियल पे होता है, तो जो कुछ उसकी वर्थ बढ़ी वो वैल्यू एडिशन है, और रॉ मटेरियल पे वैल्यू एडिशन हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो फैक्टर इनकम सिर्फ यही हो सकते हैं। कैपिटल गेन एक फैक्टर इनकम नहीं होता है, ऑल्दो वो किसी व्यक्ति का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और चूंकि रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोडक्शन होकर उसका वर्थ बढ़ा है और प्रोडक्शन में हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को मेजर करते हैं, इसीलिए जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसमें हम सिर्फ फैक्टर कॉस्ट को और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को रखते हैं। ये जो जीडीपी वाला मार्केट प्राइस है ये कंपनी के मार्केट प्राइस से अलग होता है। कैसे अलग होता है वो मैंने आपको इस इलस्ट्रेशन में बताया है कि मान लीजिए कोई कंपनी ब्रेड बनाती है, तो उस कंपनी को एक पैकेट ब्रेड बनाने के लिए 29 रुपये की कॉस्ट आ रही है, ये उसकी मार्केट प्राइस होगी। लेकिन कंज्यूमर के लिए मार्केट प्राइस एमआरपी होती है, तो कंज्यूमर के लिए एमआरपी होती है, कंपनी के लिए मार्केट प्राइस 29 है, लेकिन जीडीपी में कैलकुलेट करते समय ये मार्केट प्राइस सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी सिर्फ 18 रुपीज़ होगा, ठीक है। बिकॉज जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो इसी रॉ मटेरियल पे हुआ है, इसलिए जीडीपी में हम सिर्फ प्रोडक्शन जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है, जो ग्रॉस वैल्यू, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज जीडीपी में हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेजर करते हैं। जब भी प्रोडक्शन होता है तो वैल्यू एडिशन रॉ मटेरियल पे होता है और हम वही ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेजर कर रहे हैं, उसी को जीडीपी कहते हैं। और वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, और तो अगर आइडियली देखा जाए तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन तो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, पर जो हमारी मार्केट प्राइस हम लेते हैं वो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ा होता है, ओके। तो हमारे लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फिर मैंने आपको साथ ही साथ ये बताया कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वैल्यू एडिशन होता है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। उस ग्रॉस वैल्यू एडिशन से जब हम डेप्रिसिएशन तो नेट वैल्यू एडिशन होता है। इस केस में मैंने एग्जांपल भी समझाया, ठीक है। फिर मैंने बात कर लिया जो भी हम जीडीपी जीएनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स और इन्फ्लेशन से अफेक्टेड होता है। फैक्टर कॉस्ट इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस दोनों से होता है, बिकॉज मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई देश है वहाँ पर किसी फैक्ट्री ने कोई कमोडिटी, अगर कोई देश है जहाँ पे किसी फैक्ट्री में कोई कमोडिटी 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, तो जो उसका फैक्टर कॉस्ट है उस पे जो हम जीडीपी निकालते हैं वो एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा, दैट विल बी द एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू एडिशन। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा आता है, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। और ये जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की होती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्शन के वैल्यू एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साथ ही साथ हमने ये समझा कि रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है, यानी कि अगर हम जीडीपी को करंट ईयर के मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, लेकिन जब भी हम किसी इकॉनमी की जीडीपी उसके बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो रियल जीडीपी कहलाता है। रियल और नॉमिनल जीडीपी में जो फ़र्क होता है वो इन्फ्लेशन का होता है, ठीक है। साथ ही साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी फ़र्क होता है, बिकॉज देखिए जो करंट ईयर मार्केट प्राइस है अगर वो 10 रुपये है तो इस पर इन्फ्लेशन का तो इफेक्ट है ही, हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा हो। तो जो भी एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है वो बेस ईयर प्राइस पे मिलता है, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिस्काउंट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द करंट ईयर, राइट। फिर मैंने बताया कि बेस ईयर के क्या फीचर्स होते हैं, और फिर आज के लिए आई थिंक यहाँ तक। तो आज अगर मैं अप टू लेक्चर नंबर 19 बात करूँ तो हमने कितने सारे टर्म पढ़ लिए हैं, अब इनको ज़रा लिख देते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स राइट ऑल ऑफ देम। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके दिस, ये कलर, ओके ठीक है चलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ लिया कि जो भी किसी भी देश में एक साल के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम उनको उनके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जीडीपी मिल जाएगा। अगर इसी सॉरी ओके यहाँ पे ठीक है, ओके तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओके जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें क्या बताता है, ये बताता है इट इज़ द सम ऑफ ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अगर हमें नेट वैल्यू एडिशन पानी है तो उस नेट वैल्यू एडिशन को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। और मार्केट प्राइस, और अगर हमें एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए, अगर हम एक्चुअल प्रोडक्शन जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कितना वैल्यू एडिशन हुआ है प्रोडक्शन में, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे लेना होगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें बताता है एक्चुअल वैल्यू एडिशन एट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है गाइज, जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ ना, ये अपने आप में ही सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है, ये एक्चुअल वैल्यू एडिशन है एट सॉरी, ये जो लाइन मैं ब्लू में लिख रहा हूँ ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, एट करेंट ईयर प्राइसेस। यानी ये जो फैक्टर कॉस्ट है ना, ये फैक्टर कॉस्ट है करेंट ईयर प्राइसेस पे। ठीक है, इट इज ऑन करेंट प्राइसेस। ओके ठीक है, और अगर आप पास्ट का कोई फैक्टर कॉस्ट लेंगे तो वो कम होगा, बिकॉज ऑफ लेस इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या बता रहा है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हुआ है इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है उसका कितना एक्चुअल वैल्यू है, वो हमें ये बता रहा है। ठीक है, एट करेंट ईयर प्राइसेस। ओके, और इसी को क्या कह सकते हैं, अगर हम करेंट ईयर प्राइसेस पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो हमारा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, और ये जो करेंट ईयर प्राइस पे हम बात कर रहे हैं, ये होता है नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम। इसी को हम नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम कहते हैं गाइस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसी को हम नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे, ओके लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, और ये सारे टर्म्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, बहुत एग्जाम्पल के साथ पढ़ाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कन्फ्यूजन होना चाहिए। और अगर यहीं पे मैं इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कांस्टेंट प्राइस पे बात करूं, सॉरी लेट मी रेज इट, अगर मैं इसी को कांस्टेंट प्राइस पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसी को कांस्टेंट प्राइस पे बात करूं तो कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, किसी बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, और हमने बेस ईयर क्या माना, 2011-12। ठीक है, तो ये जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारी वैल्यू एडिशन, ये हमारी जो है ये नेट वैल्यू एडिशन है एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस पे। यानी इससे इन्फ्लेशन भी, मतलब इससे हमने इन्फ्लेशन को भी डिस्काउंट कर दिया, तो ये जो हमारा नेट वैल्यू एडिशन कहलाएगा, ये हमारे प्रोडक्शन का एक्चुअल वर्थ है। ठीक है,
एक्चुअल वर्थ है, ये क्या था, एक्चुअल वर्थ एट करंट ईयर। आप समझिए इन दोनों में फर्क क्या है। दिस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट करंट प्राइस इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन इन द करंट ईयर, बट हियर इट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन, ओके। वाई? बिकॉज it is on the base year price which is less than the current year price for factor cost। तो ये जो है it gives the actual worth of production, जो भी प्रोडक्शन हुआ है जो उसकी एक्चुअल वर्थ है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रियल डोमेस्टिक इनकम, रियल डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, रियल डोमेस्टिक इनकम, ओके। और एक बात और आप याद रखिएगा कि ये जो है, ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये जो है ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट जो फैक्टर कॉस्ट है, ये जो हमने बेस ईयर प्राइस पे या जो हमने ये कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस पे निकाला है ना, this will always be less than net domestic product at factor cost, and this factor cost will be according to current prices। तो करंट प्राइसेस पे जो फैक्टर कॉस्ट होगा उससे निकलने वाला एनडीपी इस एनडीपी से ज़्यादा होगा, यानी जो नेट वैल्यू एडिशन एट करंट फैक्टर कॉस्ट प्राइस होगा वो इस नेट वैल्यू एडिशन एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ द फैक्टर कॉस्ट ये हमेशा कम होगा, ओके। दैट इज़ वाई, और ये कम क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी डिस्काउंट किया है, ओके। सो दिस शोज द बेटर पिक्चर, और वी कैन से दैट जो नेट वैल्यू एडिशन है वो इतनी है। अगर हम इन्फ्लेशन को हटाकर जो भी करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का अगर हम नेट वैल्यू एडिशन मेजर करें इन्फ्लेशन को हटाकर, तो वो यही होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दिस फैक्टर कॉस्ट मस्ट बी ऑफ द कांस्टेंट ईयर प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा नेट वैल्यू एडिशन है, और हमने कांस्टेंट प्राइस ले लिया तो नेट वैल्यू एडिशन है, बिकॉज हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी हटा दिया। तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दोनों ही सेम टर्म है, दोनों ही नेट वैल्यू एडिशन है, पर ये नेट वैल्यू एडिशन ज़्यादा आएगा बिकॉज यहाँ फैक्टर कॉस्ट करंट प्राइस पे है, तो करंट प्राइस पे जो फैक्टर कॉस्ट होगा इट विल हैव, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बिकॉज ये इन्फ्लेशन इस पे ज़्यादा मतलब ये इन्फ्लेशन से ज़्यादा अफेक्टेड होगा। और जितना हम पास्ट में जाएंगे, 2011-12 की प्राइस की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट कम है, यानी हमने नेट वैल्यू एडिशन निकाला है बाय डिस्काउंटिंग इन्फ्लेशन, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ओके वेट अ सेकेंड, ओके। तो जीडीपी, एनडीपी, और हमने नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी भी देखा था, हमने नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, रियल डोमेस्टिक इनकम भी देख लिया। तो अब नेशनल इनकम का भी सारा देख लेते हैं। देखिए जो, ओके आई थिंक इट विल बी 5th और 6th, फिफ्थ वन, ओके। तो पांचवा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा टर्म हमारा हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर, और छठा टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और सातवां, अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ले लें तो ये क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। बिकॉज मैंने कहा था इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, तो जो नेट इनकम होगा डेप्रिसिएशन हटाने के बाद अगर आप सारे ही फैक्टर कॉस्ट को जोड़ दें, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है अगर आप उसकी नेट वैल्यू एडिशन निकाल लें, ठीक है। और ये यहाँ पे हम प्रोडक्शंस बाय नेशनल्स और नॉर्मल रेजिडेंट,
तो ये हमारा हो जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है, ये हमारे नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी अब दो तरह से नेशनल इनकम आएगा। एक 8वां टर्म क्या हो जाएगा, जब भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये फैक्टर कॉस्ट अगर हम करेंट ईयर प्राइस की बात करें, अगर ये फैक्टर कॉस्ट हमारा करेंट ईयर प्राइसेस पे है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। वहीं पे वेट अ सेकंड, वहीं पे अगर वहीं पे हम ये लेते हैं 9th टर्म नंबर 9, अगर हम यहीं पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन अगर हम ये कांस्टेंट ईयर प्राइसेस पे लें तो ये नेशनल इनकम कहलाएगा, बट दिस विल बी द रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम जैसे कि हमने नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम और रियल नेशनल इनकम देखा था। साथ ही साथ देखिए कि एक और रिलेशन हम इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन नंबर 9, वो ये था कि जो हमारा जीएनपी, ओके लेट मी चेंज द कलर, जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ये हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बराबर होता है 11 में क्या ले सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम जीडीपी में नेट फैक्टर एनएफआईए जोड़ेंगे तो वो जीएनपी बन जाएगा, तो अगर हम एनडीपी में एनएफआईए जोड़ेंगे तो वो एनएनपी बन जाएगा, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम होता है। लेकिन जब ये फैक्टर कॉस्ट करंट ईयर प्राइस के हिसाब से होगा तो नॉमिनल नेशनल इनकम, कांस्टेंट ईयर प्राइस का फैक्टर कॉस्ट होगा तो रियल नेशनल इनकम, उसी तरह से नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, रियल डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अगले लेक्चर में हम और चीज़ें देखेंगे लाइक कि जीडीपी ग्रोथ जो होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, जो भी जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन की वजह से अफेक्टेड होता है। जो हमारा रियल जीडीपी है वहाँ हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट एक्चुअल होता है। फिर हम जीडीपी डिफ्लेटर और कुछ फर्दर एनालिसिस और भी देखेंगे। तो आई थिंक अगले 2 लेक्चर में नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम ख़त्म हो जाएगा। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।